हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर टेंथ यानी कि जब आपने टेंथ कर लिया तो उसके बाद में आपके पास में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जहां से आप चीज़ों के बारे में देख सकते हैं कि आपको ट्वेल्थ में क्या लेना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन किस तरीके का होता है, उसके बाद में एमटेक कैसा होता है, मास्टर कैसा होता है, पीएचडी कैसा होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसा होता है। तो जब हम लोग छोटे थे तो हमें ये कोई बताने वाला नहीं था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये आफ्टर टेंथ के बाद में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, वो आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो नोट्स यहाँ पर मिलेगा वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। और इसमें मैं जितने भी लिंक शेयर कर रहा हूँ वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ से जा कर के आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने जीवन के लिए वहाँ पर जा कर के चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी मैं बात बोलना चाहूँगा कि टेंथ क्लास में है, अगर आपके पास में स्मार्टफ़ोन है तो प्लीज़ जाइए और अपने तरीके से चीज़ों के बारे में अवेयरनेस लाइए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि आप आगे जा कर के क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जीवन है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करके और आप अपने लाइफ को एक अलग मुकाम दें। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने जितना भी चीज़ें डिस्कस किया है वो आपका ठीक है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने से सर्च करेंगे तो आपको वो मिलेंगी। तो चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। तो इस साल की जो भी आपकी कहानी है क्लास टेंथ की, ऑलमोस्ट जो भी स्टेट या फिर सीबीएसई आप प्रोमोट हो चुके हो। अब आपके पास में करोगे क्या, राइट। तो मेरे पास में एक उत्कर्ष नाम का एक भाई रहता है। तो उसने बोला था कि भैया समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो मैंने उससे एक दिन बात करा तो वो बोला कि, और मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि उसके पास में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, और वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन से वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। तो हम बात करते हैं कि आफ्टर टेंथ के बाद में आपके पास में क्या क्या ऑप्शन होता है। नॉर्मली सबसे पहला, एजुकेशन का मकसद क्या है। एजुकेशन का मतलब यही होता है कि हम एजुकेशन लें, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छा लिविंग करें, और उसके बाद में एक अच्छा सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट करें और इस दुनिया से चले जाएं, या फिर कोई कंपनी ओपन करें, या फिर किसी भी अलग तरीके से समाज में कंट्रीब्यूशन करें। ये आपका एक एस्पेक्ट होता है, दैट इज़ अ फाइनेंशियल, राइट। दूसरा एस्पेक्ट होता है आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट, आपका पैसन, कि आप जो है वो किस चीज़ में आपका मन लगता है। तो जो आपका मन लगता है वो बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम अभी उधर नहीं जाएंगे। सो हाउ टू फाइंड योर पैशन, इफ़ यू वांट देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, राइट। तो चलते हैं हम लोग। सो आफ्टर टेंथ के बाद में हमारे पास में क्या क्या जो है वो ऑप्शन है। सबसे पहला है कि हम ट्वेल्थ करते हैं, ठीक है। तो ट्वेल्थ हमेशा आपके पेरेंट्स भी जानते हैं कि अब इसका ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में या फिर ट्वेल्थ में आपका नाम लिखवाना है। तो ट्वेल्थ मतलब कि इलेवेंथ और ट्वेल्थ मैंने दोनों कंसिडर करके रखा हुआ है। तो इस दोनों में आपका जो टाइम है वो आपका 2 साल का लगता है। तो ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है क्योंकि आपके जीवन का वीडियो है, राइट। तो एवेंजर अगर मूवी अगर आपने देखा है तो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप वीडियो देख लो, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जो ट्वेल्थ होता है वो 2 साल का आपका टाइम ड्यूरेशन आपका जाता है। टाइम ड्यूरेशन नहीं जाता है, इसमें भी आपके फ़ीस होते हैं, बहुत सारे फ़ीस होते हैं, वो आपके पेरेंट्स ही वहन करते हैं। तो उसके बाद में टेंथ के बाद में आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप ट्वेल्थ में आप जाइए और एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये पढ़िए, क्योंकि क्लास टेंथ में आप सारी चीज़ पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, राइट। सो जो बेसिक होता है, जो बेस होता है क्लास टेंथ तक वो पूरी हो जाती है, राइट। और आफ्टर ट्वेल्थ में आपको डायरेक्शन मिलता है कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो अगर आपने टेंथ तक भी पढ़ाई किया है तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हैं, राइट। सो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में बहुत सारे लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको मिल जाएंगे, जिसमें आफ्टर टेंथ के बाद ही बहुत सारे बच्चे एप्लीकेबल होते हैं। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप पुलिस में जा सकते हैं, लेकिन उस ओहदे तक नहीं, क्योंकि
क्लास 10th लेवल तक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन आपको रियलिटी पता है कि आज के समय में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो कंडीशन है वो क्या है, राइट। उसके बाद में आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई का मतलब क्या होता है जी? आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। अब आप पूछेंगे इसमें क्या होता है। सो देखिए, आईटीआई जो होता है वो 2 बार होता है। एक आपका 12th के बाद भी आप कर सकते हैं और दूसरा आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। आईटीआई का कोर्स पे डिपेंड करता है और आईटीआई के कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो 1 साल का है या फिर 2 साल का ड्यूरेशन है। बहुत सारे आईटीआई जो कोर्सेज होते हैं वो आपके 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं। आपके पढ़ने का मकसद क्या है, आईटीआई हम क्यों करें? अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो टेक्नीशियन होते हैं, टेक्नीशियन का जो भी पोस्ट निकलता है उसमें ये आपका आईटीआई का जो सर्टिफिकेट, जो डिग्री होता है वो आपकी मदद करता है। तो आईटीआई करने में ये नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं वो आपके अलग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप आईटीआई भी कर सकते हैं। अब आईटीआई में क्या होता है जी? सो आईटीआई में जैसे कि आपको वेल्डिंग करना, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है, पंखा बनाना, राइट। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपको सिखाया जाता है, ठीक है। अगर आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है आईटीआई का तो फिर उसमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सिखाया जाता है। 1 साल या फिर 2 साल का समय आपका लगता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि आफ्टर 10th जैसे ही वो 12th में तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन अलॉन्ग विथ 12th वो आईटीआई भी कर लेते हैं। तो उनसे उनका फ़ायदा क्या होता है कि उनका ये फ़ायदा होता है कि उनका आईटीआई भी आपका कंप्लीट हो गया, 12th भी कंप्लीट हो गया और फिर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी भी करते हैं। लेकिन आईटीआई करने के बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तो फ़ायदा मिलता ही है, प्राइवेट जो जॉब होते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो अल्टीमेटली जो पढ़ाई का है वो फाइनेंशियल पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आपका जो है वो पड़ता है। उसके बाद में मैंने लिखा है स्किल्स। तो जो भी दोस्तों, आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी आपके पास में समय बचा है वो पबजी आज खेलते हैं। पबजी खेलना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि क्या वो लॉन्ग टर्म में आपको वो सपोर्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो फिर हमारे पास में ऑप्शन क्या है, दैट इज़ नथिंग बट स्किल्स। सो 10th के बाद में बहुत सारे स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हो। 300 से 400 रुपये में यूडेमी में बहुत सारे कोर्स होते हैं, आप उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, 12th के मैथ सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो स्किल्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल्स मतलब कि काम करने की योग्यता। तो अगर आपके पास में स्किल्स भी है तो अल्टीमेट हम पढ़ाई का हमारा मोटिव क्या है? एक अच्छा पैसा कमाना, एक अच्छा जीवन जीना। तो अगर आप कोई काम सीखे रहोगे तो आप वो काम कर दोगे, ज़रूरत नहीं है कि उसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट हो। हमारे देश में डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपका अनदर पार्ट है। लेकिन अगर आपके पास में स्किल्स होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये स्किल्स आपका हमेशा आपका रहेगा। तो यूडेमी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है, आप जाइए, 1 से 2 कोर्सेज आपके पास में 15-20 दिन है, कम से कम उसको एक्सप्लोर तो करो क्योंकि आपका जीवन है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं 12th की कहानी, ठीक है। 12th आपका 2 साल का होता है। 10th आपने कर लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स लें, कौन सा कोर्स ना लें। 12th में हमने आ गए। 12th में एडमिशन जब हमने करा रहे हैं तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि साइंस लें, आर्ट्स लें या फिर क्या करें। तो देखो, 12th ऐसा होता है 2 साल का होता है। तो 12th जब आप करते हो तो या तो आप साइंस से कर सकते हो, आर्ट्स से कर सकते हो, राइट। सो साइंस में अगर मैं बात करूं तो साइंस में बेसिकली आपका पीसीएम, दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं। और ये जो 12th के जो कोर्सेज़ के जो लिस्ट होते हैं वो डिपेंड करता है आपके स्कूल टू स्कूल और कॉलेज टू कॉलेज। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आपका हो जाता है। उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी भी हो जाता है। उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हो जाता है, राइट। तो अगर आपने 12th में पीसीएम अगर आपने ले लिया है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया है, तो इससे, इस कोर्स से आपका बेनिफिट क्या होगा, राइट। बेनिफिट पे मैं बताना चाहूँगा। पहले अब आ जाते हैं आर्ट्स पे। तो साइंस में आपके पास में इतना 3 से 4 स्ट्रीम होते हैं और ये मोस्ट ऑफ द डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पर भी। हम बात करते हैं आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स क्या होता है? तो जो आपने 10th में हिस्ट्री या फिर बहुत सारे जियोग्राफी जो आपने पढ़ा था, वो सारी चीज़ स्प्लिट हो जाती हैं आपके 12th में। तो 12th में आपको कंबाइन तो पढ़ना नहीं होता है, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं।
ठीक है ना। तो आर्ट्स में क्या होता है, जैसे कि इसमें होता है हिस्ट्री होता है, सोशियोलॉजी होता है, ज्योग्राफी होता है, साइकोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है। सो ये बहुत सारी जो चीज़ें जो कोर्सेज हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे तो पूरे आपको 2 साल तक पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आर्ट्स के बारे में आउटकम देखना चाहते हैं। तो आर्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका आउटकम क्या है, क्योंकि कोई भी हम जब कोर्स करते हैं तो हमें उसका आउटकम पता होना चाहिए। तो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, तो मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन मैंने अपने जितने भी आसपास लोगों को देखा है वो आर्ट्स लेने के बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू कर देते हैं, या फिर आर्ट्स लेने के साथ साथ में वो आईटीआई में एडमिशन ले करके और कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका है ट्वेल्थ का पूरी की पूरी कहानी, राइट। कि ट्वेल्थ में आपके पास में साइंस है, आर्ट्स है। तो आर्ट्स के अगर सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो ये भी है। लेकिन बात ये है कि मुझे आर्ट्स में ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हिस्ट्री में, हिंदी में, संस्कृत में ऐसा बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन आपको ये बात रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे देश में ऐसी कोई भी माहौल अभी नहीं है कि आप आर्ट्स से कोई एक अच्छा पैसा कमाएं। अगर किसी के पेरेंट्स अच्छा पैसा कमाते हैं, अगर प्रोफेसर बन चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ना। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होता है वो आपका 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता है, ठीक है। सो बहुत सारे जो लिस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके रखा हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो जब आपने 12th आपने जब कर लिया तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, राइट। लेकिन इन एग्ज़ाम में अगर आपका मैथमेटिक्स सही है, ठीक है, तो अगर आपका 10th में मैथ सही है, 12th में मैथ सही है, ठीक है, तो आप बहुत सारी जगह जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है उसमें आप कॉप अप कर लेंगे। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर आपको निकालना है तो मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जैसे कि उत्कर्ष जो बंदा था वो मुझसे बोल रहा था कि भैया मेरी मैथ ही सही नहीं है। लेकिन आपको एक बात रियलिटी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो मैथ है वही आपका बेस होता है कि कोई भी कंपटीशन में क्रैक करने के लिए, चाहे आप फॉरेन का भी आप एग्ज़ाम दो, राइट। सो इस तरीके से दोस्तों आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के भी आप ने देख लिया आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा साइंस के, आर्ट्स के बारे में। आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप खुद से सर्च करिए, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया कि उसमें आपके क्या क्या जो है वो सब्जेक्ट्स रहते हैं, ओवरव्यू आपका भी चल रहा है, राइट ना। उसके बाद में फिज़िक्स केमिस्ट्री हमने मैथ ले लिया। उसके बाद में क्या करें, तो उसके बाद में आपका आता है आईआईटी जेईई। अब ये किस चिड़िया का नाम है। तो आईआईटी जेईई जो होता है वो आपका एक जैसे कि एक बैचलर डिग्री होता है। बैचलर डिग्री आपका 4 साल या फिर 3 साल का होता है। तो उसमें एडमिशन लेने के लिए या फिर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ाया जाता है जो आपने 12th में पढ़ा हुआ होता है, राइट। उसके बाद में आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं तो बहुत सारी वो बैचलर की फिर कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो बैचलर के आफ्टर आफ्टर 12th के बाद में, राइट, आफ्टर 12th के बाद में जब आप आईआईटी जेईई की जो अब आप प्रिपरेशन करते हो तो हर एक पड़ाव पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। 10th के बाद में अगर आप कुछ अच्छे कॉलेज में जाते हो तो फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो 12th मान के चलो अगर आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया, फिर आईआईटी जेईई का फिर एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपको हर पॉइंट पर आपको देना है और उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। तो जो मैथमेटिक्स में भाई अच्छे नहीं होते हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि आपके पास में अभी बहुत अच्छा खासा समय है कि आप उसमें थोड़ा सा समय दे करके आप उसे अच्छा कर लें, क्योंकि फ्यूचर आपका मैथ का ही होने वाला है, राइट, एंड कंप्यूटर साइंस का ना। अब अगर हम बात करें तो ये आईआईटी जेईई का हो गया। अब आईआईटी जेईई का अब क्या होता है, तो 12th के साथ में बहुत सारे जैसे कोटा में आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कोर्सेस हैं। तो आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन होता है, उसमें आपको अच्छा मार्क्स लाने पड़ते हैं। तब आपको आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलता है, एनआईटी मिलता है, ट्रिपल आईटी मिलता है। वहाँ से आप 4 का आप ग्रेजुएशन करते हैं, यानी कि बैचलर डिग्री करते हैं, ठीक है। तो 12th के बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी हो गया। अब हम बात करते हैं आईआईटी जेईई के बारे में। सो आईआईटी के बारे में बात करूँ तो आप बीटेक करते हैं, ठीक है। बीटेक क्या होता है जी, तो बीटेक एक्चुअली में बैचलर इन टेक्नोलॉजी होता है जो 4 साल का होता है। या फिर आप 12th के बाद में अगर पीसीएम लिया है, आईआईटी जेईई अगर आपने नहीं दिया है तो आप ग्रेजुएशन करते हैं, सिंपल, दैट इज़ अ बीएससी, राइट। उसके बाद में लिस्ट ऑफ बीटेक कोर्सेज, बहुत सारे बीटेक कोर्सेज होते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। सो बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं।
तो अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है, तो इसके बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद में लिस्ट ऑफ IIT NIT क्या है। बहुत सारे लोग, जब हम लोग स्टडी करते थे क्लास 8 में, तो हमें IIT NIT के बारे में पता नहीं था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं। इसमें जो कंपनियाँ आती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। लोगों का जो पैकेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी IIT NIT में होती है। और वो कब होती हैं? जब आप ग्रेजुएशन करते हो तब। ग्रेजुएशन कब करते हो? 12th के बाद। 12th के बाद एग्ज़ाम होता है IIT JEE का, तब आप इसमें एडमिशन लेते हो IIT NIT में, तब आप इंजीनियरिंग करते हो। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी भी लिया हुआ है, तो फिर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी अगर आपने ले लिया है, तो उसके बाद में आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हो। नीट एग्ज़ाम क्या होता है जी? तो नीट एग्ज़ाम होता है MBBS करने का, डॉक्टर बनने का। तो अगर आपने बायोलॉजी लिया हुआ है तो आप डॉक्टर में जा सकते हो। तो साइंस में आपका दो चीज़ हो जाता है, या फिर इंजीनियरिंग में जाओ, मैथ के हिसाब से जाओ, या फिर बायोलॉजी आप ले लो। लेकिन मैथ हर जगह यूज़ होता है, राइट। सो वो वाली आपकी चीज़ें हैं। तो नीट का मतलब होता है द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है, MBBS के लिए होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो इसमें आप डॉक्टरी के बारे में, यानी कि ह्यूमन बॉडी सेल्स के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में आप यहाँ पर स्टडी नहीं करते हो, राइट। उसके बाद में जैसे ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हो, PCB मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और PCMB मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो उसके बाद में आप क्या करते हैं? फिर उसके बाद में 4 साल का आप बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड अ बैचलर ऑफ सर्जरी यानी MBBS आप करते हैं, जो 4 साल का होता है। तो इसमें भी आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो भी आपके अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑलवेज़ ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। हमेशा आप जाइए गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे, प्राइवेट कॉलेज के पीछे मत जाइए, ठीक है। उसके बहुत सारी कहानी स्टोरी आपकी मिल जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, राइट। सो बैचलर ऑफ मेडिसिन हो जाता है, इससे आप डॉक्टर बनते हो। तो अगर आप अपने आसपास चीज़ों को अगर देख रहे हो, तो वहाँ पे आपके डॉक्टर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर MBBS भी आपके करते हैं। तो ये वाली आपकी चीज़ होगी कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो डॉक्टर के आप फील्ड में जाते हो, लेकिन मैथमेटिक्स हर जगह यूज होगा। तो हम बात कर रहे थे PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी भी आप 12th क्लास में ले सकते हो। इसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि अगर लेट सपोज बायोलॉजी में अगर आपने ज़्यादा नंबर आया, तो दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट जो है वो बायोलॉजी में है। अगर नहीं भी है तो आपके पास में आफ्टर 12th के बाद में, क्योंकि हमारे पास में वो एक्सपोजर नहीं होता, तो 12th करते करते अगर इंटरेस्ट जग गया कि नहीं भाई मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप PCMB करके आप वहाँ पर जा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये वाला कोर्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी में आपका तय हो जाता है कि आप फिर इंजीनियरिंग या फिर इस डायरेक्शन में आप जाओगे, राइट, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाओगे, राइट। उसके बाद में आपका PCB लेते हो तो ऑब्वियसली है कि बायोलॉजी से फिर आप एग्रीकल्चर ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। नाउ अब हम इस चीज़ को बंद कर देते हैं। अब हम बात कर रहे थे अपना BTech के बारे में, ठीक है, यानी कि बैचलर के बारे में। तो यहाँ पे 10th में आपने जो भी समय गया, फिर 2 साल आपका यहाँ पर लग गया 12th में। फिर उसके बाद में हम अगर ग्रेजुएशन करें तो ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन करें, जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी से करते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन आपका होता है, राइट। फिर BTech करते हैं तो आपका 4 साल का होता है। तो आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड यू गाइस कि कोशिश करिए कि आप इंजीनियरिंग ब्रांच में जाइए, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग ब्रांच आपको ये सिखा देता है कि इंसान को लर्न कैसे करते हैं, और लर्निंग कैपेबिलिटी आपको अर्निंग देती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। सो लिस्ट ऑफ IIT NIT मैंने दे रखा है। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं BA कोर्सेस। लिस्ट ऑफ BA कोर्सेस क्या है? तो ग्रेजुएशन आपका साइंस से ही नहीं होता है, आर्ट्स से भी होता है, आपको पता है। जैसे 12th में आपका आर्ट्स होता है, साइंस होता है, ठीक उसी तरीके से ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स होता है और साइंस होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका इंजीनियरिंग आ जाता है। तो साइंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि BSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन फिजिक्स, आप ये सब कर सकते हो। उसके बारे में कोर्स डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप अपने तरीके से सर्च करो कि एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन साइंस मतलब कि आप फिर एक पेपर ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, उसमें आप जा कर के पढ़ाई कर सकते हो। 3 साल का ड्यूरेशन होगा आपका। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पढ़ना आखिर क्यों है, हमारा इंटरेस्ट क्या है और हम चाहते क्या हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा इफ़ेक्ट करेगा आपके लाइफ को, आपको एडमिट करना पड़ेगा, राइट।
सो उसके बाद में बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बीकॉम में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ट्वेल्थ में साइंस लिया है तो आप जो ग्रेजुएशन होगा आप उसमें आर्ट्स भी आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट जो प्रेफरेंस होता है वो जो आर्ट्स होते हैं वो उनको आर्ट्स वाले को दिया जाता है। तो इस तरीके का आपका कुछ हायरार्की बन जाता है आपके ग्रेजुएशन का। फिर आप बीटेक में एडमिशन लेते हो तो उसमें भी आपको एक हमेशा दिमाग में आपको एक बात रखनी है कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं उनमें ऑप्ट करना चाहिए। उनके अंदर बहुत सारे फिर आपके जो है वो कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 साल आपका यहाँ पर खर्च हो रहा है, 2 साल आपका यहाँ पे खर्च हो रहा है, यानी कि 6 साल आपकी पढ़ाई का हो गया। और पूरा का पूरा जो मोटिव क्या है वो आपका पैसा कमाना है, एक अच्छा जीवन जीना है, ठीक है, सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन करना है। तो अगर मैं लेट सपोज अगर आपने बीटेक कर लिया, ठीक है, या फिर बीएससी कर लिया, या फिर बीएससी आप बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, व्हाट एवर, राइट। तो उसके बाद में अब ऑप्शन क्या आता है, तो अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप एमएस, आपको एमएससी करना पड़ेगा या फिर एमएस करना पड़ेगा, यानी कि मास्टर इन, राइट। तो एक होता है बैचलर, उसके बाद में होता है आपका मास्टर, राइट। सो अगर हम जॉब के बारे में बात करें तो बैचलर कर लेने के बाद में, बैचलर कर लेने के बाद में आप फिर जॉब करते हो, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ नथिंग बट यूपीएससी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी। तो इस लिंक पर अगर आप यूपीएससी के डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है, तो आपको सारी यूपीएससी के डिटेल में आपको मिल जाएंगी। अब यूपीएससी क्या होता है जी? यूपीएससी का मतलब होता है कि जिस आप प्रांत में रहते हो, जिस स्टेट में, वहाँ पे एक डीएम होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं जो कि आपके विदेश में रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी यूपीएससी के अंतर्गत आ जाती है। ये आपका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करते हैं तो इस एग्ज़ाम में भी बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे टाइम, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे पैसे लगते हैं तैयारी करने में। जब तैयारी करते हैं तो फिर आप यूपीएससी को क्रैक करके फिर वहाँ पे आप ट्रेनिंग देते हैं और सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो आप देख सकते हो जो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है पढ़ाई लिखाई का, दैट इज़ आपको हर समय आपको लर्निंग करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और यही है जीवन का सत्य। अगर कोई ऐसा टीचर है जो बोल रहा है कि 10th बस कर लो आपका जीवन सुधर जाएगा, बोलो कि नहीं। जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है, एजुकेशन, आपका कंटिन्यूसली एफर्ट डालना पड़ेगा। अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना अमाउंट ऑफ टाइम मस्ती के लिए और कितना अमाउंट ऑफ टाइम अपने लाइफ के लिए देते हो। दैट इज़, दिस इज़ द कॉल्ड द रियलिटी। और आपको जितना जल्दी अगर 10th में हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यूपीएससी अगर आप करोगे तो यूपीएससी करने में आपको कितना साल लग जाएगा? पहले तो आप 12th करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर यूपीएससी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th के साथ ही, जो इनका क्लियर डायरेक्शन होता है ना, वो 12th के साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्लियर विजन होता है, वो 10th के बाद में आईआईटी जेईई का तैयारी करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जिनका क्लियर डायरेक्शन होता है। वो क्लियर डायरेक्शन आपको खोजना पड़ेगा डिस्कस करके कि आप क्या चाहते हो, राइट। सो बीटेक कर लिया आपने 4 साल। बीटेक जब करते हो आईआईटी एनआईटी में जाते हो, उसका अलग एक्सपोजर होता है। फिर उसमें आपका हर एक सेमेस्टर होता है, यानी कि 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। फिर उसमें एडमिशन देते हो, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे आपके पेपर होते हैं। पेपर मतलब सब्जेक्टों को पास करते हो, फिर आपके पास में जॉब मिलता है, फिर आप पैसा कमाते हो। तो अल्टीमेटली जो हमारे पढ़ाई लिखाई का जो भी हिसाब किताब है वो फाइनली पैसे पे आकर रुक जाता है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने अपना बीटेक कर लिया। बीटेक करने के बाद में अब या तो आपके पास में जॉब है, प्राइवेट जॉब है, आप जॉब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिला फिर आप क्या ऑप्शन क्या है? तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एमटेक करते हैं, यानी कि मास्टर इन टेक्नोलॉजी। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो मास्टर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो मास्टर इन साइंस। अगर आप बीएस किए हैं यानी कि बैचलर इन साइंस, ठीक है, बैचलर इन साइंस एंड बीएससी आपको ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं आपकी। तो फिर एमएस में आपका फिर 2 साल का होता है। तो मास्टर जो प्रोग्राम होता है वो आपका 2 साल का होता है, ठीक है। सो 2 साल के बारे में मैं आता हूँ, लेकिन उसके बाद में एक चीज़ मुझे और बताना है कि जैसे आपने 12th कर लिया, ठीक है, तो 12th कर लेने के बाद में आपके पास में एक सेट एग्ज़ाम भी होता है। सेट एग्ज़ाम क्या होता है जी? सेट एग्ज़ाम ये होता है कि आप आफ्टर 12th के बाद में बीटेक या फिर बीएससी बैचलर एजुकेशन ऑप्ट करने के लिए विदेश में जा सकते हो। जर्मनी जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो।
अमेरिका जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? वही चीज़ है, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्ज़ाम? सेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। तो इंडियन में अगर हम बैचलर के, जैसे कि मैंने बोला था कि खासकर इंडिया में अगर आप आर्ट्स लेते हो तो उतना ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है, राइट। लेकिन वही अगर आप किसी विदेश में जा कर के हिस्ट्री में भी अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे करते हो तो आपको जॉब भी मिल जाती है, यानी कि लिविंग की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर सेट का आपका एग्ज़ाम होता है। तो जैसे ही आप 12th आप कंप्लीट करते हो, आपके पास में एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप विदेश में पढ़ाई के लिए जा सकते हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में दिक्कत, ये प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे जाएं, हमारे पास में पैसा नहीं है विदेश जाने के लिए। कि रियलिटी नहीं है मेरे दोस्तों, रियलिटी ये है कि जैसे कि जर्मनी कंट्री हो गया, वहाँ पे अगर आप बैचलर ग्रेजुएशन करते हो तो बस आपको जर्मनी आना चाहिए। जर्मनी आप दिल्ली में जा कर के 6 मंथ का आप कोर्स कर लो जर्मनी लैंग्वेज का आफ्टर 12th के बाद में। उसके बाद में सेट का एग्ज़ाम दो। सेट में एग्ज़ाम में आपके 10th लेवल के मैथमेटिक्स आपके आते हैं, इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम होगा, बस उसके बाद में जर्मनी चले जाओ। वहाँ पे 1 रुपये ज़्यादा आपका नहीं लगता है, ठीक है। जो जर्मनी का जो देश है, प्रांत है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा एजुकेशन में। तो जो मानते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगा है, जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेगा और बहुत सारे लोग आपसे कनेक्टेड भी होते जाएंगे। तो घबराने की जो है वो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली बात आपको ये वाली जो है चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 12th के बाद में आपके पास में एक भी ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में बीटेक अगर आपने कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपके पास में एक अनदर ऑप्शन होता है विदेश जाने का। दैट इज़ कॉल्ड आपका एमएस। अगर आप एमएस करना चाहते हो तो फिर अगर आप इंडिया में हैं, ठीक है, तो फिर वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो आपके जो लोकल कॉलेजेस होते हैं उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो उसका एग्ज़ाम होता है। अगर बहुत सारे लोग का एग्ज़ाम भी नहीं होता है, ठीक है, उसमें आप एमएस कर लो। एमएस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिपेंड होते हैं आपके बैचलर पे। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता। एमएस अगर करना चाहते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो इंडिया में, अगर एमएस अगर आप विदेश में करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर साइंस में भी एमएस कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलता है कहाँ पर? ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है आपको विदेश में। लेकिन इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो अगर बहुत सारे लोगों को अगर ये ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पीछे है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे दोस्तों ये वीडियो तुम्हारा लाइफ चेंज कर देने वाला है, राइट ना। अब यहाँ पर देखो, हमने बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी बैठे हुए हैं, माँ बाप पर हम बोझ लग रहे हैं, पैसा हम नहीं कमा पा रहे हैं, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, हमारी लाइफ जो है वो फकड़ा पूरी तरीके से हो चुकी है, अब क्या करे तो करे क्या। तो फिर आपके पास में एक अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या है? एमटेक कर लीजिए, एमएस कर लीजिए, ठीक है, एमसीए कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, ये आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एमटेक एमएस अगर करते हैं तो फिर आपका 2 साल लगेगा। तो 3 साल यहाँ हो गया, 2 साल यहाँ हो गया, कभी कभी बीटेक करते हैं तो 4 साल होता है। तो बहुत सारे जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो बीटेक ही करते हैं। 4 साल का बीटेक करा, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब में चले गए, लाइफ सेट हो जाती है उनकी, ठीक है। लाइफ जिसकी सेट नहीं होती है वही तो एमटेक करता है, एमएस करता है। तो लाइफ जिसकी सेट नहीं तो फिर उसके बाद में एमटेक और एमएस करता है। तो उसके बाद में क्या होता है जी? एमटेक जब आप करते हैं तो ये 2 साल इसमें आपका जाता है। 2 साल, 2 साल में समझ लो कि परिवार आपको पैसा भी देगा, परिवार सपोर्ट भी करेगा, बहुत सारे आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, असाइनमेंट आपको मिलेगा, बहुत सारे वो सारी स्टोरी आपको मिलेगी जो आपको 10th क्लास में मिलती थी, वो सारी आपकी चीज़ें आपकी इसमें मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में एमएस करते हो, एमएस में आपका फिर आपका जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसको आपको क्वालिफाई करना, तो ये स्टोरी चलती रहेगी। तो एमएस या फिर एमटेक करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू गाइज कि चाहे अगर आप बीटेक करते हैं, बैचलर करते हैं या फिर 12th भी करते हैं, तो कोशिश करना कि एक अच्छा स्कूल हो। 12th करते हो तो एक अच्छा स्कूल हो, ग्रेजुएशन करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है, अगर आप एमएस या एमटेक करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। और साथ में अगर आप आईआईटी एनआईटी से अगर करना चाहते हो एमएस या एमटेक, तो आपको वो गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके भैया, आईआईटी जेईई एग्ज़ाम के बारे में सुन लिया, नीट एग्ज़ाम के बारे में सुन लिया, अब ये गेट एग्ज़ाम क्या होता है? तो गेट एग्ज़ाम होता है मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने जैसे बोला ना कि हर स्टेप पे आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से ये जो आपका एमटेक है, इसके बाद में आपको गेट का जो है वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसकी भी तैयारी होती है। तो गेट एग्ज़ाम के बारे में आप जाइए और अच्छे से लिखिए और देखिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में अगर फ़ॉरेन से एमएस एमटेक करना चाहते हैं तो फिर इसके बाद में आपका जीआरई टोफेल का आपका एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं।
तो GRE टोफेल यानी कि ग्रेजुएट या एप्टीट्यूड आपका टेस्ट होता है। टोफेल जो होता है वो आपके आपको इंग्लिश आनी चाहिए। विदेश में जा रहे हो आप इंग्लिश ही नहीं बोलेंगे तो आप वहाँ पे सीखेंगे क्या? तो ये और इसमें मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। तो GRE टोफेल के लिए मैंने अभी एक आकाश सर के साथ में एक पॉडकास्ट किया है, तो आप वो देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर तुम्हें ब्लैंक दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, समझ लो कि इन्फॉर्मेशन की कमी है। तो MS करना चाहते हो, MTech करना चाहते हो, 2 साल का लगेगा, पैसा भी जाएगा, ठीक है, एफर्ट भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये इसको निकालने के लिए फिर आपको GRE टोफेल देना पड़ेगा, फिर आपका गेट होता है। फिर उसके बाद में MCA करना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद में आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे कंप्यूटर फील्ड साइंस में जाना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में काफ़ी अच्छा एक पैकेज मिलता है बच्चों को। तो MCA में मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट करो। MCA करना है तो NIT में। अब NIT में अगर जाना चाहते हो तो निमसेट का एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो निमसेट के बारे में शायद तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रेजुएशन अगर तुमने कर लिया है तो तुम फिर मास्टर्स में MBA कर सकते हो, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, राइट। और ग्रेजुएशन में भी तुम BBA भी कर सकते हो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो अगर आपने BCA किया हुआ है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है। BSc किया हुआ है तो MSc भी है, ठीक है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट दोस्तों कि सिर्फ पढ़ाई करते रहना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अपने पैरों पे हम जल्द से जल्द खड़ा हो जाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग को बाद में रियलाइज़ होता है, तो वो जो पीछे रह जाते हैं वही दूर तक जाते हैं, ठीक है। जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो BTech कंप्यूटर साइंस से करा, ठीक है ना, 4 साल में अच्छे गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब करा, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सेट हो गए, तो सेट हो गए, ठीक है, वो अपने पैर पे खड़े हो गए। अब जो पैर पे खड़े नहीं हो गए तो अब क्या करेंगे, फिर MTech या फिर MS करें, फिर 2 साल का समय जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर चलती रहती हैं, राइट। सो उसके बाद में जब आपने MS MTech कर लिया, पैसा नहीं कमा रहे हैं, बेरोजगारी लग रही है, तो आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोग के पास में इंटरेस्ट भी होती है। अब इंटरेस्ट क्या होता है, तो वो इंटरेस्ट हो जाती है PhD की। तो ग्रेजुएशन में आपका 3 साल गया, MS में यानी कि मास्टर्स डिग्री में आपका 2 साल गया, 5 साल इधर हो गया। फिर उसके बाद में आता है सबसे लास्ट PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। मिनिमम जो होता है वो 3 साल का होता है। तो ये PhD जो होता है इसमें आप इंडिया से करना चाहते हो तो अगेन आपको गेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो गेट आपके दोनों के लिए काम करता है। मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें भी, और PhD में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें भी, ठीक है। फॉरेन से भी अगर PhD करना चाहते हो, USA से करना चाहते हो, कनाडा से करना चाहते हो, तो PhD वहाँ पे आप रिसर्च स्कॉलर बन करके जा सकते हो। तो उसकी चीज़ें आपको खुद से रिसर्च करो PhD के बारे में। मिनिमम 3 साल लगता है, मैक्सिमम आपका 7 साल 8 साल 10 साल भी PhD करने में लग जाता है। PhD जब आप करते हो तो यहाँ पर आप कमाना भी आप स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि जब आप PhD करते हो तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी काम कर सकते हो, और आपको TA मिलता है, दैट इज़ नथिंग बट अ टीचर असिस्टेंट। आप बंदों को पढ़ा सकते हो। MTech में अगर जाते हो तो MTech में भी आपको TA मिलता है, टीचर असिस्टेंट मिलता है, जिसमें आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है 15 से 18 हज़ार रुपये का IIT और NIT में। चूँकि मैं NIT से हूँ तो मुझे पता है कि MTech वालों को 15 से 18 हज़ार रुपये स्टाइपेंड में मिलता है पर मंथ, टीचर की मदद करने के लिए। वो BTech वालों का जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो सारा चीज़ जो है चेकअप करते हैं। तो उसके बाद में अगर आपने PhD कर लिया, ठीक है, मान के चलिए कि मिनिमम 3 साल बहुत रेयर केस में, अगर बहुत आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं, पढ़ने में तेज़ हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तब जा कर के आपका जो PhD आपका इस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप प्रोफेसर बनते हो। प्रोफेसर बनते हो तो जो आपकी सैलरी होती है वो आपके 2 से 1 लाख से आपके लगभग 1 लाख पर मंथ से आपका स्टार्ट होता है। फिर उसमें भी आपका बहुत सारे हायरार्की है। पहले प्रोफेसर तक जाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर होते हो, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर होते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं 1 बाय स्टेप के बाद में, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि PhD के बारे में आपको इतनी चीज़ें जो है वो बतानी चाहिए। अगर ज़्यादा जानना है डिस्क्रिप्शन में जाओ, जा कर के चेक करो, खुद से करो, बिकॉज़ दोस्तों ये तुम्हारा लाइफ है, ठीक है। अपने लाइफ के लिए इतना करो यार। 5 मूवी देखने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने लाइफ के बारे में देखें, ठीक है। तो ये MS MTech और इन सारी चीज़ें हमने बात कर लिया। तो ग्रेजुएशन हो गया, MS हो गया, PhD तक हम चले गए, ठीक है। लेकिन क्या, सबसे बड़ी बात है कि क्या, क्यों करना है, पढ़ाई क्यों करना है, पैसा कमाना है,
ठीक है। पैसा कमाना है तो आपको काफ़ी अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा सब्जेक्ट को चुनने में, कोर्स को सिलेक्ट करने में। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप बाहर जाना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है कि अगर आप विदेश भी जाना चाहते हो तो कुछ बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू, कि आपको 12th में क्या लेना चाहिए, 10th में क्या लेना चाहिए, काउंसलिंग कराना चाहते हो तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप लोग उसे फिलअप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये वाली चीज़ें हो गई जिसमें हमने 12th के बारे में बात कर लिया, बीटेक के बारे में बात कर लिया, ठीक है, एमएस के बारे में बात कर लिया। और हर एक कोर्स, जैसे एमएस करोगे तो उसमें आपके बहुत सारे सेमेस्टर होंगे, बहुत सारे पेपर होंगे और बहुत सारे टाइम एफर्ट सब कुछ लगेगा और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। एमसीए करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें होता है। तो अब बहुत सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किस में है। लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर दैट 10th के बाद में मैं यही बोलूँगा कि मैथमेटिक्स पे आप काफ़ी जो है वो ज़्यादा फोकस आप करिए, ठीक है। सो ये वाली जो है वो हम लोग की जो है पूरी स्ट्रक्चर थी, राइट। सो आईटीआई के बारे में बात करें तो आईटीआई के बारे में मैंने यहाँ पे जितने भी आईआईटी के आर्टिकल्स होते हैं आफ्टर 10th के बाद में, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आईटीआई क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया। 10th के बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में भी आप जा सकते हो। सो ओवरऑल है दो चीज़ों पे, आप कितने जल्द सेटल होते हो और दूसरा चीज़ होता है कि आप कितने जल्दी पैसा कमाना चालू करते हो, कितना ज़्यादा पैसा कमाते हो, ठीक है। लेट सपोज मेरी अभी एक भैया से बात हो रही थी, तो बहुत सारे जितने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आज के जो बीटेक का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैसा कमाता है वो पीएचडी करने के बाद भी पैसा नहीं कमाता। समय देखो, बीटेक इसने क्या किया कि 2 साल इधर गया, 2 साल इधर गया, यानी कि 6 साल हो गए। 6 साल में इसने अच्छा खासा पैसा, यानी कि पीएचडी वालों से ये बीटेक वाले काफ़ी कभी कभी ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो पीएचडी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन टीचिंग के बारे में बात करूँ तो टीचिंग भी एक होता है जिसमें आपके बहुत बैचलर डिग्री पे भी प्रोग्राम है, बीएड होता है, बैचलर इन एजुकेशन होता है, तो आप उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। तो बैचलर इन एजुकेशन के बारे में भी ऑलवेज रिमेंबर दैट, आप इस चीज़ को नोट कर लो कि बैचलर इन एजुकेशन भी होता है। अगर आपको टीचर पढ़ना है, बनना है तो कंप्यूटर टीचर भी होते हैं, तो टीचिंग का भी जॉब होता है। तो ऑल ओवर थिंग्स आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो जॉब उससे एक एसोसिएट होना चाहिए और उससे आप एक पैसा कमाओ। यही है मेरे दोस्तों पढ़ाई का। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बेरोज़गारी की कोई हद नहीं है। मेरा एक दोस्त था 2012 से अभी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अभी तक कर रहा है। परिवार पे क्या बीतेगी, जबकि रियलिटी ये है कि आप 12th में करो किसी भी चीज़ में, कहीं पे भी लगे आप सेट हो सकते हो, सेट हो जाओ दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ओवरव्यू, और सारी चीज़ें बता दी कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो स्किल्स और यूडमी है, जाइए, अगर आप 10th में भी हैं तो आप जाइए और कोर्सेज़ को परचेज करिए और उसके बाद में देखिए, ठीक है। सो सेट के बारे में अगर आपको जानना है, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो आफ्टर 12th के बाद में, क्योंकि जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो आईआईटी एनआईटी में भी ऑप्ट नहीं करते हैं। आईआईटी जेईई में इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उन्हें लगता है कि चलो यार सेट का एग्ज़ाम देते हैं और विदेश से हम बीटेक ही कर लेते हैं। विदेश से बीटेक करते हो, वहाँ से नागरिकता भी वहाँ की मिल जाती है, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हो। हमारे देश की रिसोर्सेज कम है और सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये भी आपके पास में ऑप्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो अगर आप सही से डिसीज़न लोगे तो अगर डिसीज़न लेना है, काउंसलिंग चाहिए, तो जाइए गूगल फॉर्म को आप फिलअप करो, ठीक है। और उसमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल धरो, किसके रिगार्डिंग काउंसलिंग चाहिए, 10th के लिए चाहिए, 12th के लिए चाहिए, या फिर ओवरऑल काउंसलिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे दिया है। तो ये पूरा जो है वो हायरार्की है जो मैंने दोस्तों आपको बता दिया है कि आप पीएचडी तक क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या कैसे होता है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग का कोई भी सवाल है कमेंट करो, ठीक है। और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट कि मैंने जो भी ये वीडियो में बताया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे दोस्तों की कॉपी उठाओ, नोट्स बनाओ कि तुम्हारे पास में क्या क्या ऑप्शन है। तुम्हारे बारे में तुम्हारे पेरेंट्स नहीं सोचेंगे, वो उतने काबिल नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अपने बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में सीखो और चीज़ों को देखो कि मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है और तुम्हें कब तक किस अमाउंट में मेहनत जो है लगाने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को सवाल कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।